So we continue part B, students. Now, there are some vector relations. And you have to be very careful about these questions because sometimes very close options are there. For example, we know that velocity vector is omega vector cross r vector. Velocity vector is omega vector cross r vector. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, तो क्या होगा बेटा? dv by dt, डेरिवेटिव ऑफ v is d by dt of omega cross r. Okay, डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. तो इसको कैसे लिखेंगे? Therefore, derivative of left hand side is acceleration vector. Right? Now this is first as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first. Right? Now comes something very important. A vector is omega vector as it is. dr by dt is rate of change of linear displacement. याद करो बेटा, इसके तीन नाम थे: रेडियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मतलब ये v वेक्टर हो गया, प्लस r वेक्टर d ओमेगा बाय dt अल्फा वेक्टर हो गया. नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने वेक्टर रिलेशन में लास्ट में लिखा था कि द करेक्ट रिलेशन इज अल्फा क्रॉस r. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेक्टर इनटू वेक्टर. इफ इट इज अ वेक्टर इट शुड बी क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर इनटू वेक्टर इफ इट इज अ वेक्टर इट शुड बी क्रॉस प्रोडक्ट. राइट? और इसको लिखना पड़ता है अल्फा पहले और r बाद में. राइट? क्योंकि अभी तक मैंने क्रॉस साइन नहीं डाला, क्रॉस साइन नहीं डाला तब तक ये सही है. अल्फा क्रॉस r. नाउ वेक्टर इनटू वेक्टर इज अ वेक्टर. तो ये बेटा आपका फाइनल रिलेशन हो गया. इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट. राइट? और ये आपका हो गया ओवरऑल एक्सीलरेशन. सो ओवरऑल एक्सीलरेशन इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट. Overall acceleration is linear combination of radial component and tangential component. कैसे? Let us try to understand diagrammatically. ये बेटा आपका साइड व्यू था सर्कल का. ये साइड व्यू था. ये आपका रेडियस वेक्टर है. ठीक है? ये आपका अल्फा वेक्टर है. करेक्ट? मतलब r और अल्फा आ गया. ओमेगा वेक्टर भी इधर ही है, याद करो. और सपोज पार्टिकल घूम के इधर गया था, तो v वेक्टर इधर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल हो गया डेल्टा थीटा. राइट? अभी अगर मुझे ये सब वेक्टर्स 1 2 and 3 इधर बताना है, तो कैसे बताऊंगा? मान लो ये पार्टिकल एंटीक्लॉकवाइज घूम के इधर आया. दैट मींस दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, this is another component of acceleration, and therefore this is a tangential, this is a radial, and therefore this is a overall. That means this red one is the superhero of the story. Point number 1. ये डायग्राम वाइज हो गया. ये वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर हो गया. अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है. तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं बेटा? a is equal to under root ar square plus ac square. Magnitude of a vector is square root of sum of squares of components. Now something very important. इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं बेटा? A car is going with the acceleration 4 meters per second square. Okay, radius of the circle is 10 meters. Okay, and velocity is something, for example 10 meters per second. तो आप ओवरऑल एक्सीलरेशन ढूंढो. ओवरऑल एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? पहले ए रेडियल कैसे ढूंढते हैं? व्हाट इज ए रेडियल? एसीपी. इसके डेरिवेशन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं. इज इट v स्क्वायर अपॉन r या तो ओमेगा स्क्वायर r
या तो v ओमेगा बराबर। सो पहले मैं ये रेडियस ढूंढता हूं, इज इट e स्क्वायर अपॉन r, दैट मींस इट इज 10 स्क्वायर अपॉन 10 एंड देयरफॉर इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी व्हाट? इट इज कार इज एक्सेलरेटिंग विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, दिस at इज नथिंग बट dv by dt। जब वो लोग बोलते हैं ना कि कार इज एक्सेलरेटिंग, इसका मतलब इट इज dv by dt and dv by dt is a tangential। a tangential ऑलरेडी दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया बेटा? रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मींस इट इज रूट ऑफ 116 which will be approximately 11। 121 का रूट 11 होता है ना। But here comes something extraordinarily important। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, अब तक ये जितना भी एक्सप्लेनेशन चल रहा था, अब तक ये जितना भी एक्सप्लेनेशन चल रहा था, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए था। वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा वेक्टर व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा वेक्टर इज नल वेक्टर, इज नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो यूसीएम के लिए ये जो सेकंड टर्म है ना, ए टेंजेंशियल व्हिच इज आर अल्फा, वो जीरो हो जाता है, राइट? दैट मींस फॉर यूसीएम प्लीज रिमेंबर ए टेंजेंशियल which is alpha plus r becomes zero vector into something, that means it is zero vector. That means overall acceleration is root of ar square plus 0 square, that means it is ar only. So uniform circular motion में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होता है, दोनों होता है। दैट मींस एक एक्सेलरेशन फोर्स श्योर होता है, एक एक्सेलरेशन फोर्स श्योर होता है। सो फॉर एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, रिमेंबर, फॉर एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, whether it is non-UCM or UCM, radial acceleration is compulsory? No, radial acceleration is mandatory, compulsory, right? मतलब no radial acceleration, no circular motion। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि centripetal force also is compulsory, because centripetal force is mass into centripetal acceleration। I was in the process of discussing point number 9 right now। Okay, I was in the process of discussing point number 9। अभी इसके साथ साथ में I will just try to send you all these pictures so that they help you when you want to revise this। Okay, now जिसमें सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है वो बेटा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा, because obviously the crash course we are not interested in the derivations, we are interested in the key points on the basis of which we can crack the multiple choice questions very very fast। अभी मैंने बोला था बेटा कि for any type of circular motion, whether it is UCM or non-UCM, radial acceleration is compulsory, the radial force is compulsory। If this radial force is not there, then circular motion is not possible। Why so? Why so? Now I am taking you on to centripetal force and centrifugal force, followed by banking of loads and unbanked loads, right? Centripetal force and centrifugal force के बीच में फर्क क्या है? Centripetal force and centrifugal force के बीच में फर्क क्या है? फॉर्मूला इस दोनों को सेम लिखते हैं, राइट? बट दिस इज रेडियली डायरेक्टेड इनवर्ड फोर्स, इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। दिस इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स, दिस इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स। देन दिस इज अ रियल फोर्स, because Newton's laws of motion are valid
is inertial frames of reference. That's why they are real forces. Their mathematical explanation can be given. Whereas these are virtual forces, pseudo force, right? Because here, if you want to understand Newton's laws of motion, when one frame of reference is accelerated with respect to other, then only you can go for this. This is a must force. Without this, circular motion is not possible. This force is felt. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. For example, when the bus is taking turn, that time the direction of velocity keeps changing. Therefore, acceleration vector का direction keeps changing. So when the bus is experiencing centrifugal force, you are thrown in the direction of centrifugal force. When the bus is taking turn, that time only you will be thrown, right? If you are thrown just like that means there is some problem with you, not with the bus, not with physics, right? दोनों को लिखने का स्टाइल सेम है बहन वाला वैसे. Centripetal force or centrifugal force, magnitude wise are written as mv square upon r, m omega square r, mv omega 4 pi square frequency square mr, या तो 4 pi square upon period square mr. अगर centripetal force नहीं है तो क्या होगा? Centripetal force is like a fatherly figure. Centripetal force is like a fatherly figure. For example, if the particle is performing circular motion, right? ये radius vector, ये velocity vector है, ये velocity vector है. जब particle इधर है, जब particle नए पोजीशन पे गया, suppose particle इधर आया, तो ये radius vector है, ये radius vector है, और ये velocity vector है, correct? Now most important, where is the centripetal force vector? Centripetal force vector is along the radius towards the center. Along the radius towards the center. Centripetal force is along the radius towards the center, right? And it keeps the particle moving along circular path, right? This angle is always 90. अब सोचो, suppose you are making the particle perform circular motion. Okay, and let me give you an example. A string is tied, a stone is tied with the help of a string, and if you make it perform circle, now tension in the string provides centripetal force, right? If the string is broken or if you leave the string, can you say it flies up along the tension to the circle? So beta mechanics में tension in the string provides centripetal force. Banking of roads में frictional force provides centripetal force, right? When a car is taking turn, right? So this is providing centripetal force. Gravitational force, for example, when the planets are revolving around the sun, they provide centripetal force. Atoms, molecules, nuclei में, it is the electrostatic force which provides the necessary centripetal force. So अगर मैं अलग-अलग चैप्टर में इसका अलग-अलग नाम लिखूं, तो यहाँ पे electrostatic force plays the role of centripetal force. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. मतलब ये फोर्स बाहर से कहीं से नहीं आता है. दिस फोर्स इज इनबिल्ट प्रेजेंट इन द सिस्टम. दिस फोर्स इज इनबिल्ट प्रेजेंट इन द सिस्टम. सो रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स नीड नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड. Need not be applied from outside. Very important. Okay, it is present in the system. And if centripetal force disappears, stops acting, ceases to act, it stops, implies velocity vector is uncontrolled. It is something like centripetal force is father. This is sun. Father keeps controlling sun. Sun should not go out of track. Father is not there. Now there is no one to control sun. So what is going to happen? The particle flies off along the tangent to the circle. So we say that particle performing circular motion flies off along tangent to the circle. Particle flies off along the tangent to the circle. इसका मतलब ये हुआ कि centripetal force is a must force. ये बेटा आपके
सिनॉप्सिस का 10th पॉइंट था. Well, this is quite easy, right? Now, as and when time comes, we will be heading towards tough and tough points. Particularly vertical circle, hemispherical bowl, conical funnel, velodrome, death well. These are going to be little tough topics of this chapter. Very, very tough topics. So that time you have to be careful. I am taking you on to 13th point of your notes, which are nothing but काइनेमेटिकल इक्वेशंस. सो द काइनेमेटिकल इक्वेशंस में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी मालूम है. 14 पॉइंट का मतलब ये होता है, ये थोड़ा वेक्टर का एप्लीकेशन है. मैं इसको आपको डायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ ही दे देता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग क्रैश कोर्स में वेक्टर्स के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं. आपको चाहिए तो मैं वेक्टर्स के पूरे डिटेल्स सिनॉप्सिस भेज दूंगा, लेकिन ये पॉइंट कहां पे यूज होता है, ये पॉइंट कहां पे यूज होता है वो एक्सप्लेन करता हूं. सी इट समथिंग लाइक दिस. सपोज ये बड़ा क्लॉक है. सपोज दिस इज द क्लॉक and this is 12, this is 3, this is 6, this is 9, this is radius vector. This is radius vector. And obviously this is velocity vector. Obviously this is velocity vector. Correct? This is velocity vector. Now then I ask you question somewhat like this. कि अगर ये पार्टिकल 12 to 2 गया, 12 to 2 गया, इसका मतलब रेडियस वेक्टर बेटा इधर आ गया, रेडियस वेक्टर इधर आ गया, और वेलोसिटी वेक्टर इधर आ गया. Then they may ask you what is the change in the radius vector. They may also ask you change in the velocity vector. अब ध्यान से देखो इक्वेशन वेरी कैसे होता है. ये 12 to 2 है. अप्लाई कॉमन सेंस बेटा, जब ये 12 to 1 जाएगा, एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इज 30 डिग्री, या तो पाई बाय 6 रेडियस. जब ये 12 to 3 गया, एंगल कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर इज 12 to 2 ले लेते पहले 60 डिग्री, दैट मींस पाई बाय 3 डिग्री. अगर ये 12 to 3 गया, देन एंगल कवर्ड इज 90 डिग्री, दैट मींस पाई बाय 2 रेडियस. अगर ये 12 to 4 गया, एंगल कवर्ड इज 120 डिग्री, दैट मींस इट इज 2 पाई बाय 3 रेडियस. एंड फाइनली जब ये 12 to 6 गया, देन एंगल कवर्ड इज 180 डिग्री, दैट मींस इट इज पाई रेडियस. मैं आपको पूछ रहा हूं, मैंने आपको ये जो हैंड दिया है ना, सपोज दिस इज सेकेंड हैंड बेटा, राइट? अप्लाई कॉमन सेंस. सेकेंड हैंड के लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी इज 60 सेकेंड्स. मैं मिनट हैंड का प्रॉब्लम भी पूछ सकता हूं, तो उसमें टाइम पीरियड इज 60 मिनट्स, दैट मींस 3600 सेकेंड्स. देखिए मैं क्वेश्चन आर एंड के लिए भी पूछ सकता हूं. ओके, दैट इट इज 12 आवर्स, दैट मींस इट इज 43,200 सेकेंड्स. मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूं, डेल्टा आर कितना और डेल्टा वी कितना. ओके, पहला क्वेश्चन डेल्टा आर. ओके, मैं ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूं. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके लिए होमवर्क. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपके लिए होमवर्क, खुद से ट्राई करो. ये मैं सॉल्व करता हूं. ओके, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है. मैं ए सॉल्व कर रहा हूं. द फॉर्मूला इज चेंज इन वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस साइन हाफ एंगल, ट्वाइस साइन हाफ एंगल. प्रूफ में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, प्रूफ दिया हुआ है 14 पॉइंट में. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व. डेल्टा चेंज इन रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ऑफ द रेडियस, साइन ऑफ हाफ द एंगल, साइन ऑफ हाफ द एंगल, साइन ऑफ 30 डिग्री अपॉन 2. मतलब मेरा आंसर हो गया ट्वाइस आर साइन 15. या आपका फाइनल आंसर होगा. लोग ऑप्शन से ऐसे देंगे. अगर ये 12 to 2 गया होता तो ये साइन 60/2 होता, मतलब साइन 30 होता. साइन 30 था. सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट देखो. ओके, अभी मुझे डेल्टा बी पूछा गया. डोंट यू थिंक डेल्टा बी इज ट्वाइस वी
sin 30 by 2. That means it is twice r omega because b is r omega. Sin 15. That means it is twice r. Omega is 2 pi by. ये हम लोगों ने सेकंड हैंड लिया हुआ है. That means 60 seconds. Sin 15 is the answer. मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया, उसके 2 पार्ट सॉल्व करके बताए, बाकी सारे आप खुद से ट्राई कर सकते हो.